ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपका वेलकम आशीष पीसम में। तो आज हम देखेंगे पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, जैसा कि इसको मैंने पूर्व की वीडियो में बना दिया था। ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाली है पौधों में प्रजनन अंग। तो मैंने एक लाइन में लिखा था क्या, जो आपके फूल हैं, फूल पौधे के मुख्य प्रजनन अंग हैं। मुख्य प्रजनन अंग हैं। जो फूल है वह क्या है, पौधे का मुख्य प्रजनन अंग है। तो ये हमने आपकी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाया है। जो पेपर में पूछा गया है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नाम अंकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो हमने चित्र बनाया। ऊपर वाले पार्ट को हमने वर्तिकाग्र कहा और नलिनमय संरचना को हमने क्या कहा, वर्तिका कहा। ठीक है, और इसको हमने अंडाशय कहा। यह तीनों पार्ट को मिलाकर इसको हम क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। इसी प्रकार इस वाले तंतु की बात करें, देखो ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, परागकोश। और ये नली दिखाई दे रही है इस प्रकार आपको, इसको बोलेंगे तंतु। और दोनों ही मिलकर क्या कहलाएंगे, आपके पुंकेसर। ये बड़ी बड़ी पत्ती दिखाई दे रही है, इसको बोलोगे आप दल, और छोटी पत्ती क्या कहलाएंगी आपकी, वह है दल। ठीक है, तो अब एक एक करके पढ़ेंगे हम क्या चीज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, क्या हमने देख लिया, ये फूल का डायग्राम है। जो फूल है आपका पौधे का मुख्य प्रजनन अंग है। ठीक है, तो हम बात करें आपके किसके बारे में, पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर, ठीक है, पुंकेसर क्या है, पुंकेसर क्या है, देखो यह फूल का मेल पार्ट है। क्या है, मेल पार्ट है, यानी यह पौधे का नर जनन अंग है। ठीक है, तो आप लिख दो सिंपल में, यह है पौधे का नर जननांग है। क्या, यह है पुंकेसर, पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर, वाह। यह क्या है, पौधे का मेल पार्ट है। ठीक है, तो यह पौधे का नर जननांग है। इसके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके, आपको दिखाई देंगे, परागकोश और तंतु। ठीक है, तो आप लिखोगे इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका कौन, परागकोश। कौन है आपका, परागकोश। ठीक है, अब ध्यान से देखना आपका परागकोश क्या है। यह परागकोश क्या है, पुंकेसर का ऊपरी वाला पार्ट ही। तो ये इतना, ये आपको दिखाई दे इतनी सारी, ये आपका सारा क्या कहलाएगा, पुंकेसर कहलाएगा। और पुंकेसर में दो पार्ट, ऊपर वाला परागकोश, नीचे वाला तंतु। हाँ, तो परागकोश क्या है, पुंकेसर का ऊपरी भाग। ऊपरी भाग ही तो आपका परागकोश है। तो आप क्या लिखोगे, यह है पुंकेसर का ऊपरी भाग है। क्या है आपका, ऊपरी भाग है। ठीक है, तो यह क्या है, पुंकेसर का ऊपरी भाग है। ठीक है, मैं बात करूं, देखो जैसे आपने जो मेल के ऑर्गन पढ़े थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े थे, प्रजनन अंग पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें आपने देखा था पौधे मेल का मुख्य अंग यानी प्राथमिक अंग कौन था, वृषण था। उसका कार्य क्या था, शुक्राणु का निर्माण करना। इसी प्रकार जो आपका परागकोश है, यह क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। किसका करता है, परागकण का निर्माण करता है। तो आप लिखोगे, यह है परागकण का निर्माण करता है, परागकण का निर्माण करता है। बस सिंपल, यह परागकण का निर्माण करता है। जैसे वो आपके ये टेस्टिस से जो वृषण थे वह शुक्राणु का निर्माण कर रहे थे, इसी प्रकार ये पेट का क्या है, मेल पार्ट है, यह किसका निर्माण करेगा, परागकण का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यह परागकण का निर्माण करता है। ठीक है, इतना देखा। अब हम तंतु की बात करें, बी पार्ट आपका क्या है, तंतु। ठीक है, तो तंतु क्या, देखो इस वाले सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, तंतु। तंतु सिर्फ क्या कर रहा है, यह है परागकोश को, किसको, परागकोश को अंडाशय तक जोड़ता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यह है
परागकोश को अंडाशय से जोड़ता है, से जोड़ता है। ठीक है, तो आशा है आपको इतना समझ में आया होगा। कहीं पर ही समस्या हो तो पूछेंगे, तब तक इसको नोट करें विद डायग्राम। अब हम बात करें हमने पार्ट बात इस पौधे का क्या है, मादा जनन पार्ट है। तो आप क्या लिखोगे, यह पौधे का मादा जननांग है, मादा जननांग है। यह पौधे का मादा जननांग है। इसके कितने पार्ट है, 3। ठीक है, आप लिखो इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो इसके 3 भाग होते हैं। पहला पार्ट क्या है आपका, वर्तिकाग्र। ठीक है, और दूसरा है आपका वर्तिका, और तीसरा आपका पार्ट क्या है, अंडाशय। ठीक है, ओवरी। ठीक है, ओके। तो वर्तिकाग्र की बात करें, देखो वर्तिकाग्र क्या है, इसका काम लिख रहे हैं, ओनली काम लिख रहे हैं। देखो वर्तिकाग्र का काम क्या है, जो आपके परागकोश हैं, परागकोश क्या बनाते हैं, परागकण। क्या बनाते हैं, परागकण। ठीक है, तो वर्तिकाग्र का काम बस यह है। वर्तिकाग्र का काम क्या है, वर्तिकाग्र का काम है परागकोश से परागकण प्राप्त करना। ठीक है, वर्तिकाग्र का काम क्या है, परागकोश से परागकण प्राप्त करना। यही तो आपका वर्तिकाग्र है। तो इसका काम क्या हो गया, परागकोश से परागकण प्राप्त करना। बस आप क्या लिख दोगे, यह है परागकोश से, यह है पराग कोश से परागकण प्राप्त करता है, परागकण प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है। तो आपके वर्तिकाग्र ने क्या किया, परागकोश से परागकण प्राप्त कर लिए। तो ये परागकण आ गए। ठीक है, यह परागकण इस नली में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम क्या है, वर्तिका। तो आप वर्तिका क्या लिखोगे, यह क्या है, यह नलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है, नलीनुमा संरचना होती है। आपकी वर्तिका क्या है, नलीनुमा संरचना होती है, जो क्या करती है, जो परागकण आए हैं वर्तिकाग्र से कहाँ पर पहुंचा देती है, यहाँ पर पहुंचा देती है अंडाशय में। तो वहीं पर क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। सोई जो आपकी अंडाशय है, यह क्या करती है, बीजाणु का निर्माण कर देती है। क्या कर देती है, बीजाणु का निर्माण करती है, बीजाणु का निर्माण करती है। ठीक है, बीजाणु का निर्माण कर देती है। देखो जो हमने पढ़ा था ह्यूमन में, उनमें होता था निषेचन, लेकिन हाँ जो मानव है उसमें क्या हो रहा था, निषेचन। लेकिन ये पेड़ पौधों में बात करते हैं, उस निषेचन का नाम रखा गया है सिंपल परागण। क्या नाम रखा गया है, परागण। परागकण नहीं, परागण। क्या, परागण। ठीक है, तो उसमें होता था निषेचन, इसमें होता है परागण। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या होगा, परागण होगा। अभी लिखाएंगे परागण क्या होता है। परागण के बाद क्या होगा आपका, परागण के बाद जो आपकी अंडाशय है किसमें बदल जाएगी, फलम में बदल जाएगी। अंडाशय किसमें बदल जाएगी, आपकी फलम में बदल जाएगी। कब, परागण के बाद। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम है। अब पढ़ेंगे परागण क्या होता है और इसके प्रकार देखेंगे। पेपर में पूछा गया है परागण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट करें, कहीं पर भी समस्या हो तो आस्क मी। हियर वी कैन सी दैट परागण के बाद आपका अंडाशय फलम बदल जाता है। ठीक है, नोट करें ध्यानपूर्वक। तो अब आप देखेंगे परागण क्या होता है, पेपर में कईयों बार पूछा गया है। ठीक है, कैमरा ऊपर किया गया परागण के लिए। देखो परागण क्या होता है, देखें
जैसे कि हमने पढ़ा था, मेन पार्ट बना रहे, जो हमने डायग्राम में डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट था? अरे ये क्या थी आपकी? वर्तिका। क्या थी? वर्तिका, वर्तिकाग्र, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या था? यहाँ पर आपका क्या था? परागकोश, ठीक है। तो परागकोश क्या कर रहा था? परागकण का निर्माण कर रहा था। किसका? परागकण का। परागकण, ठीक है, परागकण का निर्माण कर रहा था। अब देखो परागण क्या होता है। परागण एक सिंपल परिभाषा है उसकी। देखो परागण उसे बोलते हैं परागकोश से, किससे? परागकोश से जो उसके परागण हैं, परागकोश से जो परागकण हैं, उस परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी परागण कहलाएगी। दोबारा सुनेंगे, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आपकी परागण कहलाएगी, ठीक है। अब आपको कैसे पहुंच जाएंगे? कैसे पहुंचेंगे? या तो हवा चल रही होगी, हवा से उसके उड़ के यहाँ पर पहुंच जाएंगे, या वर्षा के द्वारा, या आंधी के द्वारा, या कोई किसान हाथों में पानी लगा रहा है तो उससे प्रेशर पड़ा, उड़ के यहाँ पर पहुंच गए। तो कई प्रक्रिया है परागकण का वर्तिकाग्र पहुंचने की, ठीक है। हाँ वो कीटे होते हैं, कीट इंसेक्ट होती हैं। मान लो कोई इंसेक्ट इसकी परागकोश के ऊपर बैठ गई तो उसके पैरों में लग जाएंगे क्या? परागकण। और वही इंसेक्ट उड़कर वर्तिकाग्र पहुंच गई तो परागण पहुंच गई। यही प्रक्रिया क्या है? आपकी परागण है, ठीक है। तो परागण क्या होता है? आप क्या लिखोगे? आप लिखना परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी परागण कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। तो आपने दिमाग नहीं लगाया। और जो आपका परागण है दो प्रकार का होता है। देखो कैसे, आप ये सोचें, क्या ऐसा ही संभव है कि इसी पुष्प के परागण इसी पुष्प पहुंचे? क्या पता अन्य किसी पुष्प के ऊपर चले जाएं, उसके वर्तिकाग्र पर उड़ कर बैठे जाएं। दो कंडीशन संभव है इसकी, ठीक है। इसको नोट करेंगे। अब जो आपका परागण है दो प्रकार का होता है। देखो कैसे, परागकोश क्या कर रहे थे? परागकण का निर्माण कर रहे थे। अब यह परागण अगर वर्तिकाग्र पहुंच गई, यही प्रक्रिया क्या है? आपकी परागण। ऐसा भी तो हो सकता है ये परागकण है किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, हैं? ये कंडीशन संभव है। या खुद के में पहुंच जाए। खुद के में पहुंच गए तो उसको बोलोगे आप स्वपरागण। खुद के पहुंच गए ना, स्वपरागण। और किसी दूसरे के ऊपर, दूसरे पेड़ के वर्तिकाग्र पहुंच गए तो उसे आप बोलोगे परपरागण। कहने का तात्पर्य यह है जो आपका परागण है दो प्रकार का होता है। तो आप लिखोगे, हाँ, परागण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला है आपका स्वपरागण, परागण, और दूसरा है आपका परपरागण, ठीक है। दो प्रकार का होता है आपका स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण कब बोलेंगे? जब खुद ही के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे परागकण, तब। किसी अन्य के पहुंच गए तो परपरागण। स्वयं के पेड़ के ऊपर। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाएं स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण। देखो स्वपरागण किसमें कैसे क्या होगा।
जब समझें, देखो स्वपरागण क्या होगा, जब एक ही पुष्प के परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो वह क्या कहलाएगा, आपका स्वपरागण कहलाएगा। ठीक है, तो आप सिंपल लिखना, जब एक ही पुष्प के स्वपरागण में, ठीक है, जब एक ही पुष्प के परागकण परागकोश से जब एक ही पुष्प के परागकोश उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। परागण कहलाती है। ऐसा किन फलों में होता, किन में होता है, मतलब कहने की बात करें तो ये आपका मटर का पौधा है, मटर में ऐसा होता है, स्वपरागण होता है। यानी मटर में क्या होता है, उसी के परागकण उसी के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा स्वपरागण किस में होता है, आप सिंपल लिख देना मटर में। ठीक है, जब एक ही के परागकण उसी पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो यह तो हम क्या करेंगे, परागण को पर परागण में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मारकर बचाया गया। ठीक है, अब पर परागण क्या होता है, देखो पर परागण उसे बोलेंगे जब एक पुष्प के परागकण परागकोश से उसी प्रजाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। ठीक है, मतलब पौधा वही होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, जब एक पुष्प के एक क्या लगाना, लिख लिया, देखो जब एक पुष्प के परागकण, चलो एक निकाल लो, जब पुष्प के परागकण परागकोश से किसी अन्य, मतलब जब पुष्प के परागकण परागकोश से इसी पुष्प के अन्य वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, अपने आप कैसे भी आप ले सकते हो, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है, जब एक पुष्प के परागकण परागकोश से उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तो उसे आप पर परागण कहोगे। क्रॉस पॉलिनेशन, जब पुष्प के डालो, अच्छा लग रहा था एक पुष्प, जब पुष्प के परागकण परागकोश से इसी पुष्प के अन्य वर्तिकाग्र पर तो उसे पर परागण कहते हैं। इसमें मैंने बोला इसी पुष्प के अन्य वर्तिका, मतलब कहने का मतलब ये है, वो पौधा अलग है दूसरा, लेकिन इस पौधे के अन्य के ऊपर परागण पहुंचे उसके वर्तिकाग्र पर, मतलब दोनों के पेड़ों की सेम। उदाहरण के लिए आपका सरसों का हो गया। ठीक है, सरसों में सरसों में आप क्या कहा था, सरसों के पेड़ होते हैं, उनमें क्या होता है, आपका पर परागण होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ध्यान पूर्वक अच्छे से।
ठीक है, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हमने देखा था, जो आपका प्रजनन था, रिप्रोडक्शन था, दो प्रकार का था। ठीक है, एक था लैंगिक प्रजनन, दूसरा था आपका अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन तो आपने देखा, जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब लैंगिक, अब देखेंगे हम अलैंगिक प्रजनन। पढ़ तो लिया था आपने कि अलैंगिक प्रजनन में एक ही जनक की आवश्यकता होती है, निषेचन नहीं होता है, संतान पूर्णतः जनक के समान होती है। लेकिन अब ये देखेंगे अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, तो जो आपका अलैंगिक प्रजनन है उसकी कुछ विधियां दी गई हैं अलैंगिक प्रजनन की। ठीक है, तो एक एक करके विधि देखेंगे। ठीक है, तो पहली विधि है आपकी विखंडन, दूसरी है आपकी खंडन, तीसरी है आपकी पुनर्निर्माण बोल दीजिए या पुनरुद्ध भवन बोल दीजिए, और है आपका मुकुलन, और है आपका कायिक प्रवर्धन। ठीक है, ये विधियां हैं अलैंगिक जनन की। ठीक है, तो आप डालोगे अन्य जीवों में अलैंगिक जनन, ये क्या हो गया, अनय हो गया। ठीक है, अन्य जीवों में अलैंगिक प्रजनन या जनन बोले, बात एक ही है। अन्य जीवों में अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो इसकी निम्न विधियां हैं, तो निम्न विधियां ना करके एक एक करके विधि देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसकी पहली विधि है अलैंगिक जनन की विखंडन। क्या है, विखंडन, विखंडन इंग्लिश में बोलते हैं फीजन। ठीक है, विखंडन, यह पहली विधि है। देखो, विखंडन का मतलब है विखंडन, विखंडन का मतलब क्या है, टुकड़ों में टूटना। विखंडन का मतलब क्या है, खंडों में टूटना या टुकड़ों में टूटना। ठीक है, टुकड़ों में बटना बोल दो। ठीक है, बटना। ठीक है, बटना, टुकड़ों में बटना। ठीक है, अब कितने टुकड़े, विखंडन मतलब टुकड़ों में बटना। अब कितने टुकड़े, या तो दो टुकड़े, एक टुकड़ा तो हो नहीं सकता है, एक ही टुकड़ा, तो टुकड़ा कैसे बात का, या टुकड़े दो होंगे या तो बहुत सारे होंगे। तो इसी, अगर दो टुकड़े हैं तो विखंडन, आप देखो, अगर दो टुकड़े हैं तो उसे आप बोलोगे द्विविखंडन, अगर बहुत सारे टुकड़े हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, बहुविखंडन। ठीक है, तो जो आपका विखंडन है दो प्रकार का होता है, दो टुकड़े हुए तो द्विविखंडन, बहुत सारे हुए तो बहुविखंडन। ठीक है, तो जो आपका विखंडन है दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकार की हम बात करें तो कितना, ठीक है, तो प्रकार दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है द्विविखंडन। ठीक है, और दूसरा है आपका बहुविखंडन, बहुविखंडन। ठीक है, तो विखंडन का मतलब है दो टुकड़ों में टूटना, सॉरी टुकड़ों में टूटना, टुकड़े कितने भी हो सकते हैं, दो टुकड़े हैं तो द्विविखंडन, ज्यादा है तो बहुविखंडन। ठीक है, विखंडन तो मतलब समझ गए आप, विखंडन का मतलब समझ गए, तो सिंपल आपको ये पढ़ना है द्विविखंडन क्या होता है, बहुविखंडन क्या होता है। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए कॉपी पर, द्विविखंडन, द्विविखंडन, इसको बोलेंगे बाइनरी, बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, पेपर में पूछेगा 2 नंबर का, द्विविखंडन किसे कहते हैं, या किसमें होता है, कैसे होता है, समझाएं। तो द्विविखंडन की हम बात करें, जो द्विविखंडन है अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, इससे हम अलैंगिक प्रजनन करेंगे। ठीक है, जो द्विविखंडन में क्या होता है, बात करें किसमें होता है, जो आपका द्विविखंडन है एक कोश के जीव में पूरा होता है, किसमें होता है, एक कोश के जीव में होता है। इसमें क्या होता है द्विविखंडन में, इसमें जो एक कोश के जीव है दो टुकड़ों में बट जाता है। ठीक है, जैसे हम क्या बोलते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, द्विविखंडन में एक जीव दो नई जीवों में टूट जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बिस्कुट है, वह दो टुकड़ों में बट गया, द्विविखंडन हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे आप, इसमें ना लिखें, आप लिखो यह एक कोश के जीव में होता है, यह एक कोश की है जीवों में होता है।
ठीक है, इसमें एक जीव दो नए जीवों में इसमें एक जीव दो नए जीवों में हाँ, इसमें एक जीव क्या करता है, दो नए जीव बना देता है। ठीक है, इसमें एक जीव दो नए जीवों में बदल जाते हैं या बन जाते हैं। ठीक है, मतलब एक जीव दो नए जीव बना देता है, अकेला था दुकेला हो जाता है। तो यह एक कोष के जीवों में होता है, इसमें एक जीव दो नए जीवों में बदल जाते हैं, द्विविखंडन कहलाता है। ठीक है, अब आपको कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल, तो हम आपको एक एग्जांपल देंगे, वी विल प्रोवाइड योर एग्जांपल। ठीक है, तो द्विविखंडन कहलाता है, द्विविखंडन कहलाता है। ठीक है, तो यह एक कोष के जीवों में होता है, इसमें एक जीव दो नए जीवों में बदल जाते हैं, द्विविखंडन कहलाता है। कैसे होगा अभी देखेंगे। ठीक है, उदाहरण की बात करें किस किस में होता है, जैसे कि आपका हो गया अमीबा, अमीबा में देखेंगे द्विविखंडन कैसे होगा। ठीक है, आपका अमीबा हो गया, अमीबा हो गया आपका, युगलीना हो गया। ठीक है, अमीबा हो गया आपका, युगलीना हो गया। ठीक है, और आपका क्या हो गया, जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, जीवाणु। ठीक है, ये जीवाणु, इनमें क्या होगा आपका द्विविखंडन होता है, अमीबा, युगलीना, और एक और आपका लेशमनिया, उसमें भी क्या होता है, द्विविखंडन होता है। अब एक इसमें से अमीबा उठा लेंगे, उसमें देखेंगे द्विविखंडन कैसे हुआ। ठीक है, द्विविखंडन का मतलब सिंपल ये है, इसमें एक जीव दो नए जीवों में बदल जाता है, जिसे हम बोलते हैं द्विविखंडन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखें हम अमीबा में द्विविखंडन। ठीक है, अब आप देखें अमीबा में द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन। हाँ, ठीक है, मतलब जो हमने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि द्विविखंडन इस प्रकार होता है। ठीक है, अमीबा में द्विविखंडन कैसे होगा देखना। अमीबा की बात करें, जो आपका अमीबा है एक कोष के जीव है, क्या है, आप लिखना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या है आपका, एक कोष के जीव है। तो आपने कोशिका के बारे में पढ़ा होगा, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हमें तो दो चीजों से ही मतलब है। ठीक है, तो अमीबा क्या है, अमीबा आपका एक कोष के जीव है, और जो अमीबा का आकार है फिक्स नहीं है, कैसा भी बना लो आप। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अमीबा बना ली। ठीक है, ये क्या है आपका अमीबा है। तो अमीबा कैसा जीव है आपका, एक कोष के जीव है। तो एक कोष के जीव है, तो एक कोशिका की ये कुछ प्रॉपर्टी है। कोशिका में क्या होता है, एक केंद्रक होता है, क्या होता है, क्योंकि यह क्या है, एक कोष के जीव है, एक कोष के जीव तो एक ही केंद्रक होगा। ठीक है, तो बीच में एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो अमीबा में बात करें, अमीबा में क्या होता है, एक केंद्रक होता है। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है, इसमें जेली टाइप कुछ भरा होता है, द्रव भरा होता है। ठीक है, द्रव सा भरा होता है, जैसे हम बोलते हैं क्या, कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तुमने देखा अमीबा आपका एक कोष के जीव है, आप लिखना इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों चीजों से आपका द्विविखंडन हो जाएगा। इसमें केंद्रक, हाँ, इसमें केंद्रक एक कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, एवं लिख लें तो और बढ़िया, इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य होता है। अब ध्यान से देखना, ये आपका अमीबा का डायग्राम है, उसका डायग्राम फिक्स नहीं है, आकार फिक्स नहीं है, कैसा भी आप बना लें। ठीक है, अमीबा का आकार निराकार, कुछ आकार नहीं उसका। ठीक है,
हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अमीबा में द्विविखंडन कैसे होता है। तो अमीबा की हमने बात करी, अमीबा आपका एक कोश का जीव है, इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है और इसके चारों केंद्र के चारों द्रव भरा होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अमीबा में द्विविखंडन, ये आपका सिंगल अमीबा दो अमीबा में कैसे बटेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, अब ध्यान से देखना, अमीबा में द्विविखंडन कैसे होगा। सर्वप्रथम जो आपका अमीबा है, इसका केंद्रक दो भागों में बटना स्टार्ट हो जाएगा। जो केंद्रक है, यह केंद्रक दो भागों में बटेगा, मतलब एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे। ठीक है, तो आप लिखना सर्वप्रथम अमीबा का केंद्रक, सर्वप्रथम अमीबा का केंद्रक दो भागों में विभाजित होना स्टार्ट करता है, दो भागों में बटना प्रारंभ करता है। मतलब ये आपका ये अमीबा है, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। आकार तो फिक्स वैसे ही नहीं है इसका, गरीब आदमी का। ठीक है, तो इसका केंद्र क्या है, एक केंद्र दो भागों में बटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो सर्वप्रथम अमीबा का केंद्र दो भागों में बटना प्रारंभ हो जाता है या करता है। ठीक है, ठीक है, हो जाता है। ठीक है, तो जो केंद्रक है दो भागों में बटना प्रारंभ हो जाता है। जब आपका जो केंद्रक है वह दो भागों में बट जाता है। ठीक है, आप लेना, जब केंद्रक दो भागों में बट जाता है तो कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बटना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम केंद्रक विभाजित होना स्टार्ट हुआ, जैसे ही उसका केंद्रक का विभाजन हो गया, अब कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बटने लगा। मतलब ये आपका इसके अंदर क्या हो रहा है, कोशिका द्रव्य, अब कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बटेगा, कुछ इस प्रकार आपका अमीबा है। ठीक है, इस प्रकार अब कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब कोशिका द्रव्य का पूर्णतः विभाजन हो जाता है, मतलब जब कोशिका द्रव्य पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, जब कोशिका द्रव्य का पूर्णतः विभाजन हो जाता है तो नए अमीबा का निर्माण होता है। नए अमीबा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो आपका अमीबा है उसमें दो विखंडन प्रक्रिया कंप्लीट होती है। जो आपका अमीबा है दो भागों में बट गया। ठीक है, ये बन गया आपका अमीबा एक, ये बन गया आपका अमीबा। ठीक है, ये बन गया किससे, बाइनरी फ्यूजन की सहायता से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, तो हमने दो विखंडन देखा। दो विखंडन क्या होता है, यह साधारण एक कोश के जीव में होता है, जिसमें एक जीव दो नए जीवों में बट जाता है। पर हमने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया कि दो विखंडन कैसे हुआ। तो हमने बात की अमीबा में, तो अमीबा के बारे में मैंने पढ़ा कि अमीबा में एक केंद्रक होता है और कोश का द्रव्य होता है पूर्णतः। ठीक है, हाँ, फिर हमने बात देखी अमीबा में एक कोश का जीव है जिसमें एक केंद्रक और कोश का द्रव्य पाया जाता है। तो सबसे स्टार्टिंग में ही अमीबा का केंद्रक दो भागों में बटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे केंद्रक दो भागों में बट गया, उसके बाद कोश का द्रव्य भी दो भागों में बटना स्टार्ट कर देता है। जब कोश का द्रव्य भी दो भागों में पूर्णतः बट जाता है तो आपके दो नए अमीबा बनकर तैयार हो जाते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, द्विविखंडन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से नोट करेंगे और
कमेंट भी करें आपको समझ में आया है तो, ठीक है ना, नोट करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।